है, धकेलिए नहीं, गलत बात है। ऐसे का है आप लोग कर दी। अरे कहाँ, कौन था जी वहां पे? सुनिए, धक्का मुक्की मत कीजिए। नीचे में जो है गर्ल्स कॉमन रूम में टीवी चल रहा है, जाके वहां पे देखिए जाकर के आराम से। ऐसे धक्का मुक्की मत कीजिए। अरे का है ऐसे, गेट खोला का है वह? अरे कौन था जी वहां पे यार? हे देखिए, तो नेता का रैली बना दिया है। हे देखिए, काहे धक्का मुक्की कर रहे हैं? हे, अरे वहां पे कौन स्टाफ था जी? अरे दिमाग उमाग नहीं है? कौन खोला है जी उसको? कहाँ जाइएगा आप लोग? उधर जगह है जी, उसमें लोग बैठल है, खाली है वो। अरे बीच में केबिन है वो, मेरा केबिन खाली है। एक आध को घुसिए तो उस केबिन में। अरे आप लोग मत घुसिए। अरे यार, ऐसे कीजिएगा तो कैसे पढ़ा पाएंगे बताइए आप लोग हमको। चलिए करते रहिए हल्ला आराम से। अरे वो गेट को काहे खोले थे आप? बोले थे हम खोलने के लिए है। देखिएगा आप लोग, 2 मिनट में हम सबको नानी याद दिला देंगे, नहीं तो एकदम शांत रह जाइए। सुनिए, एक तो आप लोग के कारण पीछे वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है। नीचे में चलवाए हैं अथी, टीवी चलवाए हैं नीचे में गर्ल्स कॉमन रूम में, एकदम गद्दा लगा हुआ है। जाइए आराम से गद्दा पर बैठ के पढ़िए। जाइए जाइए, कुछ लोग आधे जाइए, आधा लोग जाइए ना जी। खड़ा भी रहिएगा, थोड़ा अच्छा से न खड़ा रहिएगा। अब वो गेट को बंद कर दिया है, बंद कर दिया है। एकदम बददिमाग सब है, जिसको कुछ नहीं पता है वो सब काहे के लिए सब काम करता है। स्टाफे सब साला पागल सब है। कितना शांति से था, गेट नहीं खुला था तो बेवजह का तू लोग अशांति फैलाता है। साला बिना दिमाग का आदमी सब। शांत होइए ना आप लोग, क्या कर रहे हैं? पढ़ाने दीजिएगा, शांत होइएगा, शांत होइए, एकदम शांत हो जाइए। अब एकदम शांत हो जाइए। चलिए, अरे सब मुंह देख रहा है, अब यहां पे भगदड़ मचवा के मुंह देख रहा है। जाकर के इसका सॉल्यूशन करेगा कि मुंह देखेगा सब? अरे कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं चले जाइए नीचे, ताकि सब बढ़िया से क्लास कर सके। चलिए आइए अब। चलिए, अरे ओकर टेबल है, दे दीजिए ओकरा। एकदम लगता है खरीद लिया है। हाँ, सबको भगा दिया वो। चलिए, हाँ तो बताइए आप लोग का है, सब उपाय होने जाएगा। आप लोग बैठिए आराम से अब। चलिए नीचे में बैठाइए वो सबको।
हेलो, जगह है तो रहने दीजिए, नहीं तो नीचे में बैठाइए। चलिए आइए, देखिए अब एकदम शांत हो जाइए गुरुजी लोग। 1857 का विद्रोह पढ़ा दिए थे, पढ़ा के खत्म कर दिए थे। कोई भी बुक उठा करके ऑब्जेक्टिव बनाए थे? बना था? बन गया होगा। अरे आवाज बढ़ा दो जी। अरे आप लोग शांत रहिएगा तब ना आवाज सुनाई देगा। आप लोग अपने में हल्ला करते तो कहां से आवाज सुनाई देगा। एकदम शांत हो जाइए, मुंह बंद कर ना लीजिए, आवाज सुनाई देगा। मुंह बंद कीजिए सब लोग, मुंह बंद। तो 1857 का विद्रोह क्या हो रहा है? आए अब क्या हुआ? आए? रो रहा? कौन रो रहा? स्टूडेंट? स्टूडेंट रो रहा है? काहे रो रहा है? टेबल छीन लिया उससे? रोइए नहीं, हम आपके लिए कल एगो टेबल स्पेशल लाके देंगे। हे भगवान, बताइए, इतना दिल का कमजोर है। रोना चाहिए, रोना अच्छी बात है, लेकिन टेबल छीन लिया तो इस वजह से रो रहा है। चलिए अब एकदम शांत हो जाइए गुरुजी लोग, अब शांत होइए ना, शांत होइए ना, शांत होइए। देखिए अब मोबाइल और बंद कीजिए गुरुजी लोग, मोबाइल बंद कीजिए। तो 1857 का विद्रोह कर दिए थे खत्म। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे अन्य विद्रोह हुए हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, पाबना विद्रोह, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह, खोंड विद्रोह, सवार विद्रोह, पाइक विद्रोह, अहोम विद्रोह, मोपला विद्रोह, एका आंदोलन, ताना भगत आंदोलन, तेभागा आंदोलन, पॉलीग्रो का विद्रोह, वेला ट्राम्पी का विद्रोह, कुका आंदोलन, रामोसी विद्रोह, दक्कन विद्रोह, गडकरी विद्रोह, इत्यादि इत्यादि। ये सभी भी छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं। ये सभी भी जो छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं, इन विद्रोहों के विषय में आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 1857 के विद्रोह के अलावे भारत में होने वाले अन्य विद्रोह, प्रमुख अन्य विद्रोह। यही आपका टॉपिक हुआ, प्रमुख भारतीय विद्रोह या प्रमुख अन्य विद्रोह, यही आज का आपका टॉपिक है। इसी को हम लोग समझेंगे और इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक तो हम आपको स्पष्ट कर दिए हैं, आगे इसको समझाएंगे, लेकिन एकाध गो पूछते हैं प्रश्न, जवाब दीजिए। और खड़ा करके पूछ रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा, मतलब वैसे लोग जवाब नहीं दीजिएगा जिनसे ना पूछा जाए, जिनसे पूछा जाएगा जवाब वही दीजिएगा, ठीक है? ए हीरो, ए खड़ा होइए, खड़ा होइए जी। नहीं नहीं, वो अपने बगल वाले को दिखाइए, हाँ खड़ा होइए। अरे आगे वाले बैठिए, बोलिए जी सर। अरे बोलिए जी सर। अरे आपको बोल रहे हैं आप। हाँ
बोलिए, जोर से बोलिए ना। जितना आवाज में अभी बोले हैं उतना ही आवाज में जवाब भी देना है, बोलिएगा। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान कौन था? एसएन? अच्छा, सर सैयद। नोट में ये बात नोट दे के लिखा हुआ है, और कहां लिखा हुआ है वो भी बता देते। पुस्तक लेखक के जस्ट ऊपर, पुस्तक लेखक जहां दिए हैं उसके जस्ट ऊपर। मार फटा से हम ठीक कर देंगे। आप पुराने छात्र हैं, समझ गए, बैठ जाइए। हे हे हे, जवाब देना है, बैठे बैठे बताइए। बंद कीजिए ना उसको। 1857 के विद्रोह के बाद सेना के पुनर्गठन हेतु कौन आयोग का गठन है? देखिए गलत बात, फिर हम माइक कर देंगे बंद। अच्छा ठीक है, वो तो हो गया। किन किन सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया? हाँ, क्या लड़ाकू घोषित किया गया था? उसको गैर लड़ाकू घोषित किया गया था। सिख, पठान और गोरखा, ये सबको लड़ाकू घोषित किया गया था। मतलब पढ़ते उड़ते ना है महाराज, कैसे कृपा आएगा बताइए? पढ़िएगा तब ना कृपा आएगा। चलिए तो आगे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लड़की से भी पूछ दे, लड़की से अगले क्लास में पूछेंगे। हे पूछिए देते हैं। हे खड़ा होइए, तो इसको खड़ा करें। हे आप ही खड़ा होइए, आप ही खड़ा होइए, खड़ा होइए। आप बताइए 1857 के विद्रोह को बिहार में कौन दबाया, कौन सेनापति दबाया? विलियम टेलर और विंसेंट। बैठ जाइए, हम ना बताएं। चलिए आइए आप समझिए। तो पढ़ा लिखा कीजिए। एगो बात बहुत जरूरी है, परसों भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। परसों भी बोले थे, कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, और लगभग हमेशा हम ये बात बोलेंगे। क्लास में जो पढ़ाया जाता है जिस रोज, उसी रोज घर पे जाकर के देखिए, उसी रोज याद कीजिए घर पे। दूसरी बात, सप्ताह में पूरे सप्ताह के पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कीजिए। और तीसरी बात, महीना में पूरे महीना के पढ़े हुए चीजों का रिवीजन कीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना आपका कंफ्यूजन दूर होगा और उतना आपके सफलता के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। समझ गए? तो अन्य प्रमुख विद्रोह, देखिए जो अन्य प्रमुख विद्रोह है उसे मूलतः 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। उसे मूलतः जो हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक होता है जन विद्रोह, जन विद्रोह। दूसरा होता है किसान विद्रोह, या दूसरा है किसान विद्रोह, और तीसरा है जनजातीय विद्रोह। तीसरा है जनजातीय विद्रोह।
जन विद्रोह, किसान विद्रोह और जनजातीय विद्रोह। जन विद्रोह उस विद्रोह को कहा गया जिसमें आम जनता की भागीदारी रही है। आम जनता की भागीदारी जिसमें रही है, जिसमें आम जनता ने भाग लिया है, वही है आपको जन विद्रोह। किसान विद्रोह, जो विद्रोह भारतीय किसानों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ किया गया है, वही विद्रोह किसान विद्रोह कहलाता है। और तीसरा है जनजातीय विद्रोह। भारत के आदिवासी को ही कहा जाता है जनजाति। भारत के आदिवासी को ही कहा जाता है जनजाति। तो भारत के आदिवासी या जनजाति के द्वारा, भारत के आदिवासी या जनजाति के द्वारा जो विद्रोह किया जाता, जो विद्रोह किया गया है, उसी को कहते हैं हम लोग जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये विद्रोह किसके खिलाफ हुए और क्यों हुए। ये विद्रोह, ये जो आपको जन विद्रोह है, किसान विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह है, ये किस है उसको नहीं देखना है, इसको देखना है, ठीक है। इतना सुंदर सुंदर बात बताते हैं, बताइए। वो घर पे के लिए दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो ये विद्रोह किसके खिलाफ हुए हैं और क्यों हुए हैं। ये विद्रोह किसके खिलाफ हुए हैं, इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर है, ये विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ये विद्रोह हुए हैं अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। अब क्यों हुए हैं। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, उन नीतियों के खिलाफ ही ये विद्रोह हुए हैं। अंग्रेजों की जो शोषणकारी नीतियां थी, उन नीतियों के खिलाफ ही ये सब विद्रोह हुए हैं। अंग्रेज, आप इस बात को जानिए, एक होता है नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय, जैसे मान लिया जाए सूर्य से हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है। अब भारत सरकार एगो कानून ले आए कि सूर्य का रोशनी कोई नहीं सेकेगा, जो सेकेगा उसको लगेगा फाइन। तो क्या होगा, थोड़ा सोच कर देखिए, ठीक है। अब आप समझिएगा, ये तो थोड़ा सा हिंट किए हैं। जो भारत में रहने वाले जनजाति हैं, भारत में रहने वाली जनजाति मूलतः निवास करती थी जंगलों में, और आज भी जनजाति या आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं जंगल में। हाँ या ना, रहते हैं ना, रहते हैं। ये बात तो आप जानते हैं। और जो जनजाति या आदिवासी जंगल में रहते हैं, ये आदिवासी या जनजाति जंगली भूमि को अपना संपत्ति मानता था। जंगली भूमि को, जंगल में जो भूमि था, उसे, उस भूभाग को मानता था अपना संपत्ति। उस भूभाग को मानता था अपना संपत्ति। लेकिन अंग्रेजों ने वन नीति लाई, फॉरेस्ट पॉलिसी लाई, और अंग्रेजों ने वन नीति ला करके वनों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। फॉरेस्ट को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। यानी यह घोषणा कर दिया कि जो वन है, जो जंगल है, वह सरकारी संपत्ति है, वह सरकारी संपत्ति है। और वन नीति के तहत
जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित करते हुए आदिवासियों को जंगलों से बाहर करना शुरू कर दिया। आदिवासियों को जंगलों से बाहर करना शुरू कर दिया और वनों को काटना शुरू कर दिया और जंगलों में खुदाई करना शुरू कर दिया। किसी जंगल में बहुत सारे खनिज संसाधन थे तो अंग्रेज को चाहिए खनिज संसाधन, इस वजह से जंगलों को काट करके उसकी खुदाई करके वहां से खनिज संसाधन सब प्राप्त करना शुरू कर दिया अंग्रेज। तो अलग अलग क्षेत्र में जो जनजाति थे, जैसे संथाल जनजाति बिहार और झारखंड के क्षेत्र में थे, संथाल जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया जिसे संथाल विद्रोह कहते हैं। जो संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद किसान विद्रोह। किसान विद्रोह के होने के क्या कारण थे? देखिए, अंग्रेजों की जो भूराजस्व यानी कर वसूली की नीतियां थी, वो नीतियां शोषणकारी थी। किसानों से अंग्रेज जो कर वसूलता था उसके जरिए अंग्रेज किसानों का करता था शोषण। और आप इस बात को जानिए, ये जो प्रमुख विद्रोह है, ये प्रमुख विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ तो हुए ही हुए हैं। ये प्रमुख विद्रोह वैसे भारतीय जमींदार, वैसे भारतीय साहूकार, वैसे भारतीय देशी रियासत के राजे महाराजे जो आम जनों का शोषण किया करता था, उसके खिलाफ भी यह विद्रोह हुए हैं। तो किसान विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तो हुआ ही हुआ है। ब्रिटिश हुकूमत के बाद किसानों से कर की वसूली करने वाले जो जमींदार वर्ग के लोग थे, उन जमींदार वर्ग के लोगों के खिलाफ भी हुए हैं विद्रोह। इसके बाद जन विद्रोह। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी नीतियों के तहत जो आम जनता को परेशान करने का काम कर रहा था, इसी वजह से आम जनता एकत्रित होकर के किसी को अपना नेता घोषित कर दिया और उसके नेतृत्व में भारत के आम जनों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किया विद्रोह, जिसे हम लोग कहते हैं जन विद्रोह। अब जन विद्रोह के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जन विद्रोह के अंतर्गत आता है सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह के बाद कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह के बाद फ्रायजी आंदोलन, फिर आपको अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह, फिर आपको पाइक विद्रोह, ये सभी आते हैं जन विद्रोह के अंतर्गत। फिर किसान विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत आता है नील विद्रोह, पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह, फिर इसके बाद आता है आपको मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह के बाद आपको आता है एका आंदोलन, एका आंदोलन, फिर आपको चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और फिर आपको बारदौली सत्याग्रह। ये सभी किसान विद्रोह के अंतर्गत आते हैं। फिर जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आता है संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के बाद मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह के बाद आपको मुंडा विद्रोह के बाद खोंड विद्रोह, सबार विद्रोह, ये सब जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
तो यहां पर हमने आपको बतलाया कि कौन जन विद्रोह है, कौन किसान विद्रोह है और कौन जनजातीय विद्रोह है। अब एक एक करके इन विद्रोहों का बात हम करेंगे और यह टॉपिक थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हम आपको इसको परोसेंगे ऐसे कि आपको पेचीदा नहीं लगेगा। सिर्फ एक दिशा निर्देश है कि आप सिर्फ अपना आंख बोर्ड पे और कान हमारी आवाज पे लगाए रखिए। आपके लिए यह टॉपिक एकदम बेहद आसान हो जाएगा। तो सिर्फ जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका कीजिए आप पालन, बाद बाकी तो हम है ही हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं सन्यासी विद्रोह के विषय में। देखिए, सन्यासी विद्रोह के विषय में सबसे पहले चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह ही है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ होने वाला प्रथम विद्रोह सन्यासी विद्रोह ही है। और सन्यासी विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र रहा है, सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र रहा है बिहार और बंगाल। सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र रहा है बिहार और बंगाल मूलतः। सन्यासी विद्रोह मूल तौर पर 1770 ईस्वी से 1820 ईस्वी तक चला है। अलग अलग स्रोत अलग अलग ईस्वी देता है। और एक बात ध्यान से याद रखिएगा, ये छोटे छोटे विद्रोहों में ईस्वी में आप एकदम कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो हम बताएंगे किसी दूसरे किताब में देखिएगा तो अलग डाटा होगा, तीसरे में देखिएगा तो अलग डाटा होगा, चौथे किताब में देखिएगा तो उसमें भी अलग डाटा होगा। लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक डाटा हो सकता है वो हम आपको देने का कर रहे हैं प्रयास। इसलिए जो हम बताएंगे वही सही है, अब बाद बाकी क्या है वो हमको नहीं पता है, लेकिन जो हम बताएंगे वो सही है, ये बात हमको पता है। तो सन्यासी विद्रोह से जो प्रभावित क्षेत्र रहा है बिहार और बंगाल, और यह विद्रोह मूलतः 1770 ईस्वी से लेकर चला है 1820 ईस्वी तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतने दिनों तक चला, नहीं। छिटपुट तरीका से कभी विद्रोह हुआ, रुक गया, फिर हुआ, फिर रुक गया, छिटपुट तरीका से जो है विद्रोह चला। ठीक है, इस विद्रोह के कई सारे नेता हैं, इस विद्रोह को नेतृत्व करने वाले कई सारे लोग हैं। खैर, नेतृत्वकर्ता से पहले इस बात को आप जानिए कि यह विद्रोह हुआ क्यों, और यह विद्रोह हुआ क्यों उससे पहले आप इस बात को जानिए, अंग्रेज अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी को नहीं बख्शा, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसान हो। समाज के अंतिम पंक्ति में ये लोग होते हैं, अग्रिम पंक्ति में ये सब नहीं होते हैं। सन्यासी, आदिवासी, किसान, ये सब समाज के अंतिम पंक्ति में होता है। आप स्वयं सोच करके देखिए, जब अंग्रेज समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक का शोषण किया तो समाज के अग्रिम पंक्ति में बैठे लोगों का क्या किया होगा। कुल मिलाकर अंग्रेज किसी को नहीं छोड़ा भारत में। जहां थोड़ा भी आर्थिक लाभ दिखता था, अंग्रेज अपना रूल रेगुलेशन लागू करके जो है जितना उससे आर्थिक लाभ मिल सकता था उतना आर्थिक लाभ ले लिया। सन्यासी उसको कहा जाता है
जिसको घर परिवार से कोई लेना देना नहीं होता है, धन संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। सामान्य तौर पर सन्यासी उसी को कहा जाता है। ना उसको ना उसको सत्ता का लोभ होता है, ना धन संपत्ति का, ना रिश्ता बंधन का, किसी भी चीज का लोभ नहीं होता है, वही कहलाता है सन्यासी। अंग्रेजों ने सन्यासियों से क्या किया, देखिए होता क्या था, भारत में बड़े बड़े मंदिर होते थे और उन मंदिरों के अधीन बहुत अधिक जमीन रहा करता था। मंदिरों के रखरखाव हेतु बहुत अधिक जमीन हुआ करता था। तो बड़े बड़े मंदिर थे, मंदिरों के रखरखाव देखरेख हेतु उस मंदिर के अधीन काफी अधिक जमीन हुआ करता था। अंग्रेजों ने उस जमीन को हड़पा, थोड़ा बहुत हड़पने का प्रयास किया। दूसरी बात, अंग्रेजों ने मंदिरों का जमीन हड़पने का जो प्रयास किया, इससे सन्यासियों को लगा ये तो हमारा हक ले रहा है। और फिर हिंदू और मुस्लिम जो तीर्थ स्थान थे, उस तीर्थ स्थान के यात्रा पर लगा दिया अंग्रेजों ने प्रतिबंध। हिंदू तीर्थ स्थान, मुसलमानों का तीर्थ स्थान, जो हिंदू और मुसलमानों का तीर्थ स्थान था, उस तीर्थ स्थान पर अंग्रेजों ने लगा दिया रोक। इन्हीं सब वजहों से सन्यासी हो गए नाराज और फिर सन्यासियों ने कर दिया विद्रोह। और इसके अलावे सन्यासी विद्रोह के और भी कई सारे कारण थे। हुआ यह था कि बंगाल में अंग्रेजों ने द्वैध शासन को लागू किया। बंगाल में अंग्रेजों ने जो द्वैध शासन को लागू किया, उस द्वैध शासन के वजह से बंगाल में पड़ने लगे थे बड़े बड़े अकाल। यह भी सन्यासी विद्रोह का एक कारण है। ये सभी जितना भी अभी हमने आपको बतलाया है, ये सभी सन्यासी विद्रोह के हैं कारण। इस सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व केना सरकार, दिरजी नारायण, देवी चौधरानी, भवानी पाठक, इन सभी लोगों ने सन्यासी विद्रोह का किया नेतृत्व। आपके नोट में होगा मंजू शाह और देवी चौधरानी, वो भी सही है, और जो अभी हम बोले हैं वो भी सही है। तो इन सभी लोगों ने सन्यासी विद्रोह को किया नेतृत्व प्रदान। लेकिन जब सन्यासी विद्रोह चलने लगे तो अंग्रेजों ने काफी आक्रामक नीति अपनाया, आक्रामक रुख अपनाया अंग्रेजों ने। और एक बंगाल के गवर्नर जनरल हुए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन फिर भी छिटपुट तरीका से यह विद्रोह चलता रहा, परंतु उसका कोई महत्व नहीं रहा। और यह जो सन्यासी विद्रोह है, इस सन्यासी विद्रोह का विवरण बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में देखने को मिलती है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कई सारे साहित्यों की रचना की है। उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो आनंद मठ है, उस आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह की चर्चा व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। अब देखिए, यह हुआ सन्यासी विद्रोह के विषय में। अब इसमें जो बात रखना है याद, उसको करते हैं हम लोग याद। याद करते जाएंगे, ज्यादा बेटर होगा। और जब खत्म हो जाएगा ना, तब फिर एक बार रिवीजन भी करवा देंगे। समझ गए? एक साथ रिवीजन करवा देंगे और ऐसे करते जाइए याद। देखिए, तो बताइए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सुनिएगा तब जवाब दीजिएगा। आप लोग में क्या है, एकदम हड़बड़ा जाते हैं, पूरा क्वेश्चनों ने सुनते हैं, जवाब देना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज अभी तो ठीक है, लेकिन बाद के लिए ही ठीक नहीं रहेगा, समझे? तो बताइएगा,
सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बिहार और सन्यासी विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बिहार और क्लियर है ये बात। सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस साहित्य में देखने को मिलता है? आनंद। सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस साहित्य में देखने को मिलता? किस साहित्य में? आनंद। इसकी रचना किसने किया? बंकिम चंद्र। इसके बाद सन्यासी विद्रोह को किस अंग्रेज ने दबाया? वारेन। सन्यासी विद्रोह को किस अंग्रेज ने दबाया? किसने दबाया? अच्छा, सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? मंजू शाह और देवी। उसके अलावे केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक, ये सब विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। समझ गए? तो सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता केना सरकार, दिरजी नारायण, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मंजू शाह, सब क्लियर है। तो एक बार बता दीजिए तो सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता क्लियर है? इसमें एक आध गो पॉइंट लिखिए तो लिखिएगा। सन्यासी विद्रोह को सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। इस विद्रोह के होने के प्रमुख कारण निम्न है। एक नंबर में हिंदू और मुस्लिम तीर्थ स्थलों पर हिंदू और मुसलमानों के तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा की रोक लगाना। 2 नंबर में बंगाल में पड़ने वाले बड़े बड़े अकाल। हो गया। चलिए, याद हुआ ना? इतना आगे बढ़े ना? चलिए, इसके बाद आगे है आपको कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। तो इसी को हम लोग समझते हैं कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह को। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह देखिए, और हां एक बात बताते चले हम आपको, नोट में चीजें आगे पीछे हो सकता है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि ना? उससे दिक्कत नहीं ना? हाँ, होना भी नहीं चाहिए। अगर उससे दिक्कत हो रहा है तो मतलब आप विद्यार्थी है ये ना। आपको आराम से जाना चाहिए घर, बाबूजी को कहना चाहिए 10 को खरीद दीजिए भैंस, आराम से चराइएगा, दूध खाइएगा, बेचिएगा। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह देखिए,
जो कितूर चेन्नम्मा विद्रोह है, यह विद्रोह हुआ है कर्नाटक में। जो कितूर चेन्नम्मा विद्रोह है यह हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक में, कर्नाटक है आपको यहां पर कर्नाटक में। और इस विद्रोह की जो अवधि है, इस विद्रोह की अवधि है 1824 से 1829। बात क्या था, चीजों को आप समझिएगा। आपको कर्नाटक में एक जगह था, उसका नाम था कितूर। कर्नाटक के एक जगह का नाम था कितूर, ठीक है। यहां के राजा थे, उनका नाम था मल्ला सर्जा। यहां के राजा थे, कितूर के राजा थे, उनका नाम था मल्ला सर्जा। मल्ला सर्जा। सबसे पहले हुआ क्या कि कितूर के राजा जो मल्ला सर्जा थे, मल्ला सर्जा की पत्नी थी चेन्नम्मा। कितूर के राजा मल्ला सर्जा और मल्ला सर्जा की पत्नी चेन्नम्मा। हुआ क्या, मल्ला सर्जा मर गया। कितूर के राजा मल्ला सर्जा का निधन हो गया। मल्ला सर्जा के निधन होने के बाद मल्ला सर्जा का बेटा कितूर का शासक बना, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उसका बेटा भी मर गया। तत्पश्चात रानी चेन्नम्मा, मल्ला सर्जा की पत्नी रानी चेन्नम्मा ने एक पुत्र गोद लिया। उसका नाम था शिवालिंगप्पा। शिवालिंगप्पा। तो रानी चेन्नम्मा एक दत्तक पुत्र गोद लिया था, उसका नाम था शिवालिंगप्पा, ठीक है। तो रानी चेन्नम्मा शिवालिंगप्पा को गोद लिया और उसे कितूर का शासक घोषित कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने शिवालिंगप्पा को कितूर का शासक मानने से कर दिया इनकार, और अंग्रेजों ने कितूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। और जब अंग्रेजों ने कर्नाटक के कितूर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी, तो वहां की रानी चेन्नम्मा ने आम जनता के सहयोग से कर दी विद्रोह। इस विद्रोह को ही इतिहास में कहा जाता है कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा की, लेकिन रानी चेन्नम्मा जब विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी तो इस वजह से ही रानी चेन्नम्मा को कर लिया गया गिरफ्तार। रानी चेन्नम्मा के गिरफ्तार होने के बाद उनका मंत्री था रायन्ना, सेनापति, मंत्री, गवर्नर था रायन्ना ने विद्रोह को जारी रखा, लेकिन रायन्ना को भी पकड़ कर दिया गया जेल में बंद। और जैसे ही रानी चेन्नम्मा और रायन्ना दोनों को जेल में बंद कर दिया गया, वैसे ही यह विद्रोह हो गया समाप्त। अर्थात इस विद्रोह के जो कारण हैं, इस विद्रोह के कारण आप इस बात को मान सकते हैं कि ब्रिटिशों ने रानी चेन्नम्मा द्वारा लिए गए गोद वाले पुत्र अर्थात दत्तक पुत्र को कितूर का शासक मानने से कर दिया था इनकार। इसी वजह से हुआ कितूर चेन्नम्मा विद्रोह। तो यहां पर कारण आप नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो 2-3 बात याद रखना है, एक बात तो यह कितूर चेन्नम्मा विद्रोह, एक बात तो यह कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कर्नाटक में हुआ है। दूसरी बात यह विद्रोह 1824 से 1829 के बीच में हुए हैं। और तीसरी बात यह, इसका नेतृत्व किया है रानी चेन्नम्मा और रायन्ना। रानी चेन्नम्मा और रायन्ना, ये दोनों नेतृत्व किया था। समझ गए? तो बताइए गुरुजी लोग, कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ? कहां? कर्नाटक में ना। कितूर चेन्नम्मा विद्रोह कहां हुआ? इसके नेतृत्व करता रानी चेन्नम्मा और
क्लियर है ना? चलिए, और विद्रोह कब से कब तक हुआ? 1824 से 1829। इसके बाद आगे क्या है? तो आगे है फरायजी आंदोलन। तो आगे हम लोग अब बात कर रहे हैं फरायजी आंदोलन के विषय में। देखिए, फरायजी आंदोलन, फरायजी आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो यह हुआ है आपको बंगाल में, यह हुआ है आपको बंगाल में। और इसका जो टाइम पीरियड है, इसके टाइम पीरियड को लेकर है बड़ी विवाद, लेकिन जो एक संतुलित टाइम पीरियड माना जा सकता है 1838 से 1857। देखिए, अंग्रेज बंगाल में, बंगाल की जनता का हर तौर पर काफी अधिक शोषण कर रहा था, काफी अधिक शोषण कर रहा था। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल की आम जनता का जो बृहद स्तर पर शोषण किया जा रहा था, उसी के खिलाफ फरायजी आंदोलन हुए थे, उसी के खिलाफ हुए थे फरायजी आंदोलन। और जो फरायजी आंदोलन है, यह सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार के आंदोलन थे। इस आंदोलन के माध्यम से मुस्लिम समाज में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर तौर पर सुधार लाने का प्रयास किया गया। और इस आंदोलन का एक प्रमुख लक्ष्य अगर देखा जाए तो इस आंदोलन का एक प्रमुख लक्ष्य था अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करना। तो अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने के उद्देश्य से ही फरायजी आंदोलन हुए। और बीपीएससी का 2 से 3 बार यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, फरायजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो फरायजी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो फरायजी आंदोलन का नेतृत्व करता है हाजी शरीयतुल्लाह और उसका बेटा दादू मियां, उसका बेटा दादू मियां। देखिए, हाजी शरीयतुल्लाह ने इस आंदोलन को शुरू किया, लेकिन इस आंदोलन का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर किया आपको दादू मियां ने किया। और यह आंदोलन बिना किसी परिणाम के खत्म हो गए। और एक बात और आप जानिए कि लगभग हर जन आंदोलन, किसान विद्रोह या जनजातीय विद्रोह को अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबा दिया, अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबा दिया। तो इसको भी अंग्रेजों ने दबा दिया। बाद के दिनों में जाकर फरायजी आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग थे वे वहाबी आंदोलन में चले गए। भारतीय इतिहास में एक चैप्टर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और जब हम आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाएंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे हम आपको वहाबी आंदोलन के विषय में, वहां पर वहाबी आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। समझ गए? तो बताइए, फरायजी आंदोलन कहां हुआ है? कहां हुआ है? और इसके बाद आगे बताइएगा, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने के लिए कौन से आंदोलन हुए? कौन से आंदोलन? अंग्रेजों को बंगाल से बाहर करने के लिए कौन से आंदोलन? कौन से आंदोलन? इसके नेतृत्व करता हाजी शरीयतुल्लाह और दादू। इसके नेतृत्व करता हाजी शरीयतुल्लाह और क्लियर है बात? और कब से कब तक? और देखिए, ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस का अंग है। इस टॉपिक से आपके परीक्षा में एक्का दुक्का कभी प्रश्न पूछा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है, पूछा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह है आपके सिलेबस का अंग। और हमको ऐसा लगता है, हम ऐसा बोलते भी हैं कि देखिए, रणभूमि में जा रहे हैं, हर प्रकार का अस्त्र शस्त्र लेकर के जाइए। कब कंपटीशन, कौन करवट बैठेगा, कोई देखा है? कोई नहीं देखा है। समझ गए? और इसी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे टीचर जो है
हम लोगों को लेकर के बोलते हैं कि इतना पढ़ा देते हैं ना। अरे महाराज इतना नहीं पढ़िएगा तो कैसे होगा, ऐसे थोड़े होता है। फाइनल सिलेक्शन जाकर के देखिए ना, फाइनल सिलेक्शन किसी भी संस्थान का फाइनल सिलेक्शन देखिए, उसका रेशियो बहुत कम मिलेगा। लेकिन अपने संस्थान का फाइनल सिलेक्शन देखिएगा, जितना लगभग पीटी में होगा उससे थोड़ा सा कम हो सकता है मेंस में हो जाए। मेंस का भी जिस रोज रिजल्ट आएगा उस रोज हम आपको दिखा देंगे। पीटी का जो आपको रिजल्ट आया था तो उसमें बच्चा सब आया था, पूरा क्लासरूम रिजल्ट से भरा हुआ था पीटी के रिजल्ट्स। और मेंस में भी लगभग वही रहना चाहिए, और मेरिट में जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो है अंतिम संदेश यहां से हम ये देना चाह रहे हैं कि पूरे सिलेबस पर कमांड बनाइए। हर सब्जेक्ट का औसत जानकारी होना चाहिए। आप हर सब्जेक्ट का औसत जानकारी लीजिए और पूरे सिलेबस पर कमांड बनाइए, निश्चित तौर पर रिजल्ट होगा। और आप ये मत समझिएगा कि ये बैच कर रहे हैं तो सिर्फ आपको दरोगा परीक्षा में फायदा होगा। आप किसी भी वनडे परीक्षा में बैठिए, आप टीचर वाला में बैठिए, आप बिहार पुलिस में बैठिए, आप जो है बीपीएससी में बैठिए, आप बिहार दरोगा में बैठिए, कोई भी परीक्षा में आप बैठिए ना, कोई भी वनडे परीक्षा में बैठिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में बैठिए, कोई भी वनडे परीक्षा में बैठिए, आपको फायदा करेगा, जिसमें जीएस पूछा जाता है। समझ गए? तो इसलिए जो है अच्छे से पढ़िए और पूरी समग्रता से सिलेबस का कीजिए अध्ययन। समझे? लोग का क्या है? लोग का काम है कहना। लोग ऐसे बहुत कुछ बोलते रहता है। गांव घर में एगो कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। समझ गए? तो इसलिए जो है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात से ऊपर उठ करके जो है आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है? यहां तक याद होने गया, आगे बढ़ ना जाए। इसके बाद है आपको अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह देखिए, अहोम विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो जो अहोम विद्रोह है, अहोम विद्रोह हुए हैं आपको असम में। कहां हुए हैं? असम में। असम में हुए हैं। और जो अहोम विद्रोह है यह 1828 से 1833 के बीच हुआ है। 1828 से 1833 के बीच हुआ है अहोम विद्रोह। क्यों हुए हैं, इसके क्या कारण है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, इसको आप समझिएगा। देखिए, आप सब लोग इस बात को जानिए, अंग्रेज साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। अंग्रेज हमेशा अपने साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचता था। अंग्रेजों ने भारत में तो अपने साम्राज्य का विस्तार किया ही किया, भारत के अलावा भारत के जो आसपास के देश थे उन क्षेत्रों में भी अंग्रेजों ने हाथ पैर मारने का काम किया था। जैसे नेपाल हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो या फिर म्यांमार हो। तो अंग्रेज वर्मा यानी म्यांमार पर कब्जा करने के लिए वर्मा नरेश के साथ यानी म्यांमार के राजा के साथ अंग्रेजों ने 3 युद्ध लड़ा था, जिसे इतिहास में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कहा जाता है। और आंग्ल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है अंग्रेजों के लिए। आंग्ल शब्द का प्रयोग किया जा रहा है अंग्रेजों के लिए। समझ गए? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच हुआ, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1824 से 1826 के बीच हुआ, उस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम के उत्तरी भाग, इस क्षेत्र पर कर लिया कब्जा। इस क्षेत्र पर कर लिया कब्जा। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर कर लिया कब्जा। और यहां पर अहोम वंश के लोग यह चाहते थे कि अंग्रेज जो उत्तरी असम पर कब्जा किया है, जो अधिकार किया है, उसको हटा ले। तो उत्तरी असम पर
अंग्रेजों के द्वारा जो अधिकार कर लिए गए थे, उन अधिकारों को समाप्त करवाने के लिए ही अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में जो विद्रोह किया है, उस विद्रोह को ही कहा जाता है अहोम विद्रोह। उस विद्रोह को ही कहा जाता है अहोम विद्रोह। तो जो अहोम विद्रोह है, यह हुआ है आपको गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। और बाद में जो है 1833 आते आते वहां के राजा, अहोम वंश के राजा के अधीन जो है उत्तरी असम का क्षेत्र जो है सौंप दिया गया, और उसके बाद यह विद्रोह खत्म हो गया। समझ गए? तो बताइएगा गुरुजी लोग, अहोम विद्रोह कहां हुए? अहोम विद्रोह कहां हुए? कब से कब? इसके नेतृत्व करता गोमधर कुंवर। क्लियर है बात? इसके बाद आगे है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह देखिए, पाइक विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो पाइक विद्रोह हुआ है ओडिशा में। पाइक विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो यह हुआ है ओडिशा में 1817 से 1825 के बीच। 1817 से 1825 के बीच हुए हैं पाइक विद्रोह ओडिशा में। और यह बक्सी जगबंधु विद्याधर के नेतृत्व में जो है हुआ है आपको पाइक विद्रोह। समझ गए? तो इसको भी आप रखिएगा याद। तो बताइएगा पाइक विद्रोह कहां हुआ है? ओडिशा में। कहां हुआ है पाइक विद्रोह? कहां हुआ है? कब से कब? कब से कब? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? बक्सी जगबंधु विद्याधर। बक्सी जगबंधु। इसके अलावे और भी कई सारे जन विद्रोह है, जैसे गडकरी विद्रोह। और भी कई सारे विद्रोह है, जैसे गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह के विषय में भी आप जानिए। देखिए, गडकरी विद्रोह का संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में 1844 ईस्वी में हुआ गडकरी विद्रोह। इस विद्रोह के नेतृत्व करता थे डाची कृष्ण पंडित इसके थे नेतृत्वकर्ता। देखिए, गडकरी कौन थे पता है? मराठों के वंशानुगत सैनिक थे गडकरी। लेकिन जब मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवाओं के शासन को समाप्त कर मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, तो इसके बाद अंग्रेजों ने गडकरियों से उसका जमीन लेने का काम किया। गडकरियों को मराठा पेशवाओं ने, मराठा छत्रपतियों ने रहने के लिए जमीन दिया था। वो जमीन गडकरी लोगों से अंग्रेजों ने ले लिया। इसी वजह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर के क्षेत्र में गडकरी लोगों ने डाची कृष्ण पंडित के नेतृत्व में 1844 ईस्वी में जो विद्रोह किया है, उसी विद्रोह को इतिहास में कहा जाता है गडकरी विद्रोह। परीक्षा में गडकरी विद्रोह से पूछा जा चुका प्रश्न है। यही गडकरी विद्रोह कहां हुआ है? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। यही पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन बैंक पलट करके आप देखिएगा। समझ गए? तो बताइएगा, गडकरी विद्रोह का संबंध कौन राज्य से? गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र न। गडकरी विद्रोह कब हुआ है? कब हुआ है? कहां हुआ है? सॉरी, किसके नेतृत्व में हुआ है? किसके नेतृत्व में? महाराष्ट्र के कौन क्षेत्र में? कोल्हापुर।
महाराष्ट्र के। क्लियर है ये बात? चलिए, जितना भी था ये सब क्या था पता है? ये सब था आपको जन विद्रोह। अब हम लोग आ जाते हैं किसान विद्रोह पर और उसके बाद जाएंगे जनजातीय विद्रोह पर। समझ गए? तो किसान विद्रोह में नील विद्रोह है। तो सबसे पहले हम लोग नील विद्रोह की ही करते हैं चर्चा। देखिए, नील विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो नील विद्रोह हुए हैं बंगाल में। नील विद्रोह हुए हैं बंगाल में। और नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 ईस्वी में हुआ है। 1859-60 ईस्वी में बंगाल में नील विद्रोह हुए हैं। अब इस विद्रोह के होने का कारण क्या था? देखिए, बात ऐसन है कि जो बंगाल था ना, बंगाल शुरू से चावल के खेती के लिए, पटसन के खेती के लिए, इस सब के लिए रहा है बंगाल विख्यात। बंगाल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय क्या है? माछ भात मतलब मछली चावल। समझ गए? तो हाँ, बिहार में दाल भात चोखा। चलिए समझिए, लिट्टी चोखा। अच्छा, हाँ, लिट्टी चोखा भी तो बिहार का है ये। अरे कुछ हो मशहूर है उससे क्या मतलब महाराज, आप मशहूर नहीं है, बस हो गया। देखिए, बंगाल हमेशा से चावल का एक प्रमुख उत्पादक राज्य रहा है। बंगाल के किसान यह चाहते थे कि वो चावल का खेती करे। बंगाल के किसान यह चाहते थे कि वो करे चावल का खेती, लेकिन बंगाल के किसान अगर चावल के खेती करते ना तो उससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा था। उससे अंग्रेजों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने जा रहा था। इसलिए अंग्रेजों ने बंगाल के किसानों को कहा कि नहीं, आपको चावल का खेती नहीं करना है। चावल के जगह पर आपको नील का खेती करना है। नील का खेती करना, नील उगाना है। अरे वही नील जो जिससे घर सब भी पेंट किया जाता है, धोती कुर्ता भी रंगा जाता है, वही नील। तो अंग्रेजों ने कहा बंगाल के किसानों को, आपको चावल का खेती नहीं करना है, बल्कि चावल के जगह आपको करना है नील का खेती। अब देखिए, बंगाल के किसान कह रहे हम करेंगे चावल का खेती और उनसे करवाया जा रहा है नील का खेती, तो मन से काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो जब काफी अधिक बंगाल के किसानों पर दबाव बनाया गया, तो उन दबाव के कारण ही बंगाल के किसानों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कर दिया विद्रोह, जिसे कहते हैं नील विद्रोह। और नील विद्रोह दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में हुआ था। जो नील विद्रोह है, यह आपको दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास
दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में हुआ था नील की खेती, नील विद्रोह। दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास के नेतृत्व में हुआ नील विद्रोह। यह विद्रोह में किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भारत की कुल आबादी का 50% से अधिक लोग तो किसाने हैं। उस समय तो 90-95% लोग किसाने था, सब भाग लिया। और किसानों की अधिक भागीदारी की वजह से, किसानों की अधिक भागीदारी की वजह से नील विद्रोह हो गया काफी लोकप्रिय। और फिर कुछ समाचार पत्र ने नील विद्रोह का समर्थन भी किया, जिसमें एक प्रमुख समाचार पत्र का नाम आता है, उसका नाम है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, जिसके संपादक हुआ करते थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र ने, हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र ने नील विद्रोह का किया समर्थन। इतना व्यापक आंदोलन था, समाचार पत्र में खबरें छपने लगी, तो जबरन नील विद्रोह की जांच हेतु कमिटी का गठन अंग्रेजों को करना पड़ा। नील विद्रोह की जांच हेतु जबरन अंग्रेजों को कमिटी का गठन करना पड़ा। अंग्रेजों को कमिटी का गठन करना पड़ा। और फिर कमिटी का गठन हुआ, और नील विद्रोह की जांच हेतु जो कमिटी का गठन किया गया था, उस कमिटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी, तो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में यह घोषणा किया कि किसान अगर नील की खेती नहीं करना चाहता है तो उनसे जबरन नील की खेती ना करवाई जाए। उनसे जबरन नील की खेती ना करवाई जाए, बल्कि अगर वो चावल ही उगाना चाहता है तो उसे चावल उगाने दिया जाए। अर्थात नील विद्रोह में जो किसानों की मांग थी, उस मांग को मान लिया गया। उस मांग को मान लिया गया, और कहा जाता है कि यह प्रथम अंग्रेजों के खिलाफ होने वाला विद्रोह था जो कि सफलता प्राप्त किया है। इससे पहले होने वाले हर विद्रोह को अंग्रेजों ने अपने बल के बदौलत, अपनी सैन्य क्षमता के बदौलत, अपने संसाधन के बदौलत दबा दिया। लेकिन इस नील विद्रोह को अंग्रेज नहीं दबा सका। तो भारत किसानों का देश है, किसानों को कोई नहीं हिला सकता है। किसान अगर अपने पर आ जाए ना, सरकार तक को नाच सकता है। हम आपको बताएं, 1 वर्ष भारत का किसान ये करे अपने खाने पीने के लिए, उगा ले, अपने खाने पीने के लिए मात्र उगा ले 1 साल का एक्स्ट्रा, और घोषणा कर दे कि 1 वर्ष तक हम खेती करने नहीं जा रहे हैं। भारत सरकार का हालत खराब हो जाएगा। चावल खरीदते खरीदते, गेहूं खरीदते खरीदते 80 करोड़ लोग को तब देंगे अपना अनाज 5-5 किलो। बताइए, लक्ष्य रखे हैं विकसित भारत का 2047 में, और 2024 में जी रहे हैं। 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज। विकसित भारत ये खोखला सपना है और कुछ नहीं। आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, समझ गए? तो खैर छोड़िए, मोदी जी घोषणा किए हैं तो सही है किए होंगे, समझ गए? चलिए, तो ये हो गया आपको नील विद्रोह के विषय में। अब करते हैं इसको हम लोग याद, फिर बढ़ेंगे आगे। क्लियर? आइए बताइए, नील विद्रोह कहां हुए हैं? कहां हुए हैं?
कब से कब? कब से कब? किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में? किस समाचार पत्र ने नील विद्रोह का समर्थन किया? किसने? और नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा, नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा अगर जानना हो तो आप पढ़िए नील दर्पण नामक साहित्य को, जिसकी रचना किया है दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु मित्र ने। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र। नील दर्पण के रचयिता, नील दर्पण के रचयिता, नील दर्पण के रचयिता। क्या हुआ जी? रो रही है जी, क्या हुआ? सिर चकरा रहा है, पानी दीजिए उसको। चलिए आइए अब आगे। अब ऐसे ये आ रहा है गर्मी, समझिए गर्मी तो आ ही गया है। आ क्या रहा? आ गया। तो थोड़ा सा आप लोग अपने खान पान पे जो है ध्यान दीजिए, ध्यान रखिए। और एक बात आप जानिए कि आपको जो करना है पूजा वूजा आप अपना करते रहिए, लेकिन डेली खाइए, समझे? डेली खाइए। अब बेवजह का आप लोग जो है करते हैं फास्टिंग, करेंगे गुरुवारी, करेंगे मंगलवारी, होंगे क्लास में बेहोश, स्वयं होंगे डिस्टर्ब, दूसरे को भी करेंगे डिस्टर्ब। तो एकदम जिस रोज आप लोग का कोई बारी हो, मंगलवारी, गुरुवारी, रविवारी, या फिर हो कुछ हो भी, एकदम मत आइए। चलिए अब आगे आइए, आगे आइए। आगे है आपको पाबना विद्रोह। आगे क्या है आपको? पाबना विद्रोह। चलिए आगे आइए, आगे आइए। पाबना विद्रोह देखिए, पाबना विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो जो पाबना विद्रोह है, यह पाबना विद्रोह भी हुआ है बंगाल में। कहां हुआ है? बंगाल में। बंगाल में पाबना विद्रोह भी हुआ है, बंगाल में। और पाबना विद्रोह का जो टाइम पीरियड है 1873 से 1876। 1873 से 1876। और जानते हैं पाबना विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ है, ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं हुआ है। जो पाबना विद्रोह है, बंगाल में होने वाले पाबना विद्रोह जो 1873 से 1876 के बीच हुआ है, वह विद्रोह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अर्थात अंग्रेज के खिलाफ नहीं हुआ है। यह विद्रोह हुआ है भारतीय जमींदार के खिलाफ। यह विद्रोह हुआ है भारतीय जमींदार के खिलाफ। पूछा जा सकता है, काफी शानदार प्रश्न बनता है। देखिए सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में क्या रहता है कि जो छोटे छोटे विद्रोह है सब अंग्रेजों के खिलाफ ही हुए हैं, लेकिन पाबना विद्रोह अलग है। पाबना विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुए हैं, बल्कि जो पाबना विद्रोह है वह हुआ है भारतीय जमींदारों के खिलाफ। और वैसे भारतीय जमींदार जो किसानों का किया करता था शोषण, जो किसानों का किया करता था शोषण, उन भारतीय जमींदारों के खिलाफ ही हुए हैं बंगाल में पाबना विद्रोह 1873 से 1876। यह जो विद्रोह है, यह विद्रोह ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभूपाल, यह विद्रोह ईशान चंद्र राय, चंद्र राय, केशव चंद्र राय, शंभूपाल, इन सभी के नेतृत्व में हुआ है यह विद्रोह। और इस विद्रोह का कारण क्या था? देखिए भारत को तो अंग्रेजों ने लूटा ही, अंग्रेजों के साथ साथ भारत को भारत के जमींदारों ने भी लूटा, भारत के राजे महाराजाओं ने भी लूटा।
सब अंग्रेज को लूटा। ऐसा नहीं है कि भारत सब भारत को लूटा, अंग्रेज बोलते सब भारत को लूटा, सब भारत को लूटा। ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ अंग्रेजों ने लूटा, हर किसी ने भारत को लूटा। तो जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, उसी के खिलाफ यह विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के होने का कारण हम आपको बता रहे हैं कि इस विद्रोह का होने का कारण यही था कि जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा था, साहूकारों के द्वारा जो उच्च दर पर ऋण दिया जा रहा था, उच्च दर पर ऋण दिया जा रहा था, इन्हीं सब वजहों से यह विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह के दौरान विद्रोह करने वाले किसानों ने नारा लगाया। क्या नारा लगाया? विद्रोह करने वाले किसानों ने यह नारा लगाया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम ब्रिटेन की महारानी का किसान बनकर रहना चाहते हैं, हम भारतीय जमींदारों का किसान बनकर नहीं रहना चाहते हैं। यानी इस विद्रोह में किसानों ने यह नारा लगाया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते हैं, महारानी का किसान बनकर रहना चाहते हैं, हम भारतीय जमींदारों का किसान बनकर नहीं रहना चाहते। यही है, इसको रखिएगा याद, समझ गए? तो आइए, पाबना विद्रोह कहां हुए? कहां हुए हैं पाबना विद्रोह? कहां हुए हैं? कब से कब तक? पाबना विद्रोह किसके खिलाफ हुआ है? भारतीय जमींदार। पाबना विद्रोह किसके खिलाफ हुए? पाबना विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? पाबना विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? क्लियर है ये बात? इसके बाद पाबना विद्रोह के दौरान किसानों ने क्या नारा लगाया? क्या नारा लगाया? तो किस विद्रोह के दौरान किसानों ने यह नारा लगाया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी का रैयत बनकर रहना चाहते? आए क्या? क्लियर ना? बताइए, अभी तक बताए हैं, ऐसा लगा है कि बेरंग चैप्टर है ये? कितना बढ़िया चैप्टर है बताइए, इसमें बहुत कुछ है, समझे? तो आगे आइए। अब आगे मोपला, मोपला एका चंपारण बारदौली, मोपला एका चंपारण बारदौली। चलिए चारों के विषय में थोड़ा थोड़ा बताते हैं। देखिए मोपला विद्रोह, समझिएगा। मोपला विद्रोह हुआ है केरल में, मोपला विद्रोह हुआ है केरल में, और केरल का जो समुद्री तट है, केरल के समुद्री तट को कहते हैं हम लोग मालावार तट, मालावार तट। तो जो मोपला विद्रोह है यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के मोपला, केरल के मालावार तट पर हुआ है। यह विद्रोह कई चरणों में हुए हैं, लेकिन जो इस विद्रोह का प्रमुख चरण है वह है आपको असहयोग आंदोलन के दौरान। देखिए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1922 के बीच चला है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 से 1922 के चला है। इस अवधि के दौरान ही केरल के क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुए। अब मोपला लोग कौन थे? देखिए, जो मोपला थे, केरल के जो मुसलमान किसान थे,
या केरल के जो मुस्लिम किसान थे, केरल के वैसे किसान जो मुस्लिम संप्रदाय से बिलोंग करते थे, उसे ही मोपला कहा जाता था, उसे ही मोपला कहा जाता था। तो केरल के मुस्लिम किसान जो मोपला के नाम से जाने जाते थे, उन लोगों के द्वारा ही अली मुस्लियार के नेतृत्व में, उन लोगों के द्वारा ही अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह हुए। इस विद्रोह के विषय में कहा जाता है कि यह हिंदू विरोधी विद्रोह था। यह विद्रोह, इस विद्रोह के जरिए हिंदुओं का विरोध किया जा रहा था, हिंदू किसानों का विरोध किया जा रहा था। साथ ही साथ यह अंग्रेज विरोधी विद्रोह भी था, यह अंग्रेज विरोधी विद्रोह भी था और यह जमींदार विरोधी विद्रोह भी था। लेकिन ध्यान रखें कि इस विद्रोह को महात्मा गांधी ने समर्थन दिया था, इस विद्रोह को खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने समर्थन दिया था, इस विद्रोह को महात्मा गांधी और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने समर्थन दिया था। समझ गए? तो बताइए, मोपला विद्रोह कौन राज्य में हुआ? कौन राज्य में? कौन समुद्री तट पर? कौन समुद्री तट? मालाबार ना? चलिए ठीक है। इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा आप हमको, इसके नेतृत्व करता कौन? मोपला विद्रोह के नेतृत्व कर, मोपला विद्रोह के नेतृत्व कर। और इसमें जो एक विशिष्ट बात है जिसपे ज्यादा ध्यान से आपको याद रखने की जरूरत है, कौन ऐसा विद्रोह है जो हिंदू विरोधी है, अंग्रेज विरोधी है, जमींदार विरोधी है? मोपला विद्रोह। कौन ऐसा विद्रोह है जो हिंदू विरोधी है, जमींदार विरोधी है, ब्रिटिश विरोधी? कौन है? मोपला विद्रोह। इसके बाद आपको असहयोग आंदोलन के दौरान ही, जब 1920 से 1922 के बीच, जब 1920 से 1922 के बीच असहयोग आंदोलन चल रहे थे, तो असहयोग आंदोलन के क्रम में ही उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन हुआ था। और उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन जो है आपको मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था। बढ़ी हुई कर की दर और लगान का जो नगद में परिवर्तन कर दिया गया था, इन सभी वजहों से जो है आपको अवध के क्षेत्र में एका आंदोलन जो है आपको मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ था, असहयोग आंदोलन के दौरान ही। समझ गए? तो बताइएगा आप हमको, जो एका आंदोलन है इसका संबंध कौन क्षेत्र से है? उत्तर प्रदेश का अवध। एका आंदोलन का संबंध कौन क्षेत्र से? एका आंदोलन का संबंध, एका आंदोलन का संबंध, अच्छा, एका आंदोलन के नेतृत्व करता, एका आंदोलन के नेतृत्व करता, एका आंदोलन के नेतृत्व करता मदारी पासी। अब इसके बाद देखिए, जो चंपारण सत्याग्रह है और जो बारदौली सत्याग्रह है, इस सब का जिक्र यहां पर ना है, लेकिन जब आप गांधी युग पढ़िएगा ना, तो गांधी युग वाला नोट में चंपारण सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह दोनों का जिक्र है। खैर, चंपारण और बारदौली ये दोनों सत्याग्रह की हम लोग अगर बात करें तो ये दोनों किसान आंदोलन ही थे, और ये दोनों किसान आंदोलन थे। इसी वजह से इसको भी हम लोग यहां पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, और जब गांधी युग पढ़ेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक जो हम लोग चंपारण सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह को जो है देखेंगे। तो समझिएगा आप चीजों को। देखिए, चंपारण में समस्या किसानों का था। चंपारण में किसानों का यह समस्या था कि चंपारण के किसान भी नील का खेती नहीं करना चाहते थे। चंपारण के किसान भी नील का खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरन चंपारण के किसानों से भी नील की खेती करवाई जाती थी। जबरन चंपारण के किसानों से भी नील की खेती करवाई जाती थी। और चंपारण में तिनकठिया प्रथा लागू था। क्या है तिनकठिया प्रथा? तिनकठिया प्रथा क्या है समझिएगा। अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों को कह रखा था कि अगर आपके पास 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आपको नील का खेती करना है,
और उस रेशियो में आपके पास जितना जमीन है उतना भूमि पर आपको करना है नील का खेती। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा भूमि पर आपको करना है नील का खेती। यही था 3 कठिया प्रथा। और चंपारण के किसान या बंगाल के किसान या भारत के अन्य किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र के किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी। वही मर जाती थी, मतलब घट जाती थी, कम हो जाती थी। तो नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी। ठीक है, कम हो जाती थी, यह कारण था। दूसरी बात, नील का एकमात्र खरीदार था अंग्रेज, जिस वजह से उचित मूल्य भी चंपारण के किसानों को नहीं मिल पाता था। तीसरा रीजन, जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो चुकी थी, जिस वजह से वैश्विक बाजार में भारतीय नील की मांग काफी कम पड़ गई थी, जिस कारण नील उगाने में जो लागत लगता था उतना भी किसानों को ऊपर नहीं हो पाता था। ये तमाम रीजन थे जिस वजह से भारतवर्ष के अंतर्गत बंगाल के किसान, चंपारण के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, परंतु फिर भी जबरदस्ती करवाया जाता था। बंगाल में तो नील विद्रोह के वजह से नील की खेती बंद हो गई, लेकिन चंपारण में नील की खेती आगे भी जारी थी। चंपारण के लोग मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू जैसे कांग्रेसी नेताओं से मिले थे, लेकिन उन लोगों ने चंपारण के किसानों का निदान नहीं किया। तत्पश्चात चंपारण के बहुत बड़े किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात किया और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। और राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ही गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए और गांधी जी चंपारण के किसानों से मिले, सबकी समस्या सुने। तो जब गांधी जी सबकी समस्या सुने तो चंपारण के लगभग हर किसान की एक ही समस्या थी, वह थी 3 कठिया प्रथा। तो गांधी जी चंपारण के किसानों को कहा, हम तो फकीर आदमी हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, करना है सत्याग्रह। इसलिए किसान 25-25 पैसा जमा करेंगे। और फिर किसान 25-25 पैसा जमा किया और उसके मदद से ही गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत किए। और गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत राजकुमार शुक्ल के भितिहरवा गांव से किया। भितिहरवा गांव से महात्मा गांधी ने चंपारण में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किया। जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए और चंपारण सत्याग्रह लोकप्रिय होने लगा तो बिहार के जितने भी कांग्रेसी नेता थे सब दौड़े दौड़े गांधी के पास गए, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन जब सत्याग्रह शुरू किए थे, सत्याग्रह शुरू करने से पहले कोई उनके साथ नहीं था, लेकिन जैसे ही सत्याग्रह लोकप्रिय हो गया वैसे ही सब कहने लगा हम आपके साथ हैं, तो हम आपके साथ हैं। तो सब कांग्रेसी गांधी जी को साथ दिया। कांग्रेसियों की साथ की वजह से गांधी जी का मनोबल और अधिक बढ़ा। और जब चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे तो इस दौरान गांधी जी को आदेश दिया गया कि आप चंपारण खाली कीजिए, लेकिन गांधी जी ने चंपारण खाली करने से मना कर दिया। कहा आप जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे, लेकिन हम चंपारण खाली नहीं करेंगे। यही वजह है कि गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को इरविन ने भोजन पर बुलाया था और इरविन का प्लान यह था कि भोजन में जहर दे करके खिला करके गांधी जी को मार दे। गांधी जी इरविन से मिलने गए, भोजन तो नहीं किए, लेकिन दूध पीने की बात को गांधी जी ने स्वीकार किया। और फिर शांत रहिए ना,
जो समझा रहे हैं समझिए, अपना दिमाग मत लगाइए। मास्टर हम हैं कि मास्टर आप हैं? इरविन था कि नहीं था वो हमको नहीं पता है। इरविन वायसराय रहा है 1926 से 31, उससे पहले इरविन भारत में नहीं था, तुम्हारे कहने से नहीं था। मास्टर हम है कि तुम है? इरविन नहीं था, मतलब जिस समय वायसराय का काल है बस उसी समय उड़ेगा भारत में, उससे पहले उससे बाद में नहीं रहेगा भारत में। यानी मोदी जी का कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर खत्म हो गया तो चल जाएगा बनारस। चलिए सुनिए, मास्टर हम हैं, पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ो। इरविन था या नहीं था तुमको पता है, तुम इतिहास लिखा है। चलिए तो चलिए अब खत्म हो गया आज। चलिए तो आज के लिए इतना ही, समझ गए? आज के लिए इतना ही। शांत हो जाइए, अभी छुट्टी कहां दिए हैं? छुट्टी दिए हैं। सुनिए, और कल कौन दिन है? शुक्रवार। शुक्रवार है, शुक्रवार है ना? आज कौन दिन है? शुक्रवार है। आज कौन दिन है? बुधवार है। कल शुक्रवार न है, वही तो हम बोले हैं। ठीक है, सुनिए अब, कल जो है ये जो प्रमुख भारतीय विद्रोह है इसमें लगेगा 45 से 50 मिनट, और जो है फ्रांसीसी क्रांति में भी 1 घंटा लगेगा। कल इस पीडीएफ को खत्म कर देंगे, कल इस पीडीएफ को खत्म कर देंगे और कल खत्म हो जाएगा, कल ही पीडीएफ हो जाएगा खत्म, समझ गए? और आपको बोले हुए हैं, क्या बोले हुए हैं? आपको बोले हुए थे खाना खाने के बाद जैसे पानी पीना जरूरी है वैसे बैच करने के बाद डेली टेस्ट करना जरूरी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ्री है ना, जब तक डेमो चल रहा है तब तक टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ उसका और यूट्यूब चैनल पर उसके डिस्कशन का वीडियो लिंक भेज देंगे, समझ गए? तो सोमवार के टेस्ट का तो भेज दिए थे। अब बुधवार, कल बुधवार था तो बुधवार के टेस्ट का क्वेश्चन का पीडीएफ और YouTube पर उसके डिस्कशन का वीडियो लिंक भेज दिए हैं, उसको कर लीजिएगा। कल के सेशन में वो वाला पूछेंगे। अभी के सेशन में जो है सोमवार वाला पूछ रहे हैं, सोमवार वाला कल भी पूछे थे, आज भी पूछ रहे हैं। दीजिए, क्वेश्चन दीजिए। हाँ अच्छा, एक बात बताइए, ई टेस्ट विद डिस्कशन कितने लोग किए हैं और कितने लोग नहीं किए हैं? हाथ खड़ा कीजिए तो, कितने लोग नहीं किए हैं? कितने लोग नहीं किए हैं? सोमवार वाला कितने लोग नहीं किए हैं? अच्छा हाथ खड़ा कीजिए। काहे नहीं किए हैं? तो रिजल्ट नहीं आएगा तो उसमें भी जो लोग हाथ उठाए नहीं किया उन्हीं लोग का हाथ रहेगा, चिंता नहीं कीजिए, समझे? सारा सूचना इतना बढ़िया से दे रहे हैं, डेली सूचना दे रहे हैं, डेली सब चीज बतला रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे हैं। मत कीजिए, मेरा क्या लीजिएगा? मेरा थोड़े कुछ लीजिएगा। बताइए, संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ? मुगल और रंपा विद्रोह किस आंदोलन से प्रेरित? असहयोग। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम ना। बाजरे का साक्ष्य कहां से मिला? लोथल से ना। पलिताना बांध कौन नदी पर है? शत्रुंजी नदी ना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? 1900। वर्तमान में साक्षरता दर का मापदंड आयु है 7 वर्ष या उससे। शेषा आर्किड अभयारण्य कहां है? अरुणाचल। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास। कोलंबो कप का संबंध कौन खेल से?
फुटबॉल ना। अब सुनिए, ये बात तो सबको पता है, संस्थान में डेली टेस्ट सीरीज होता है, हाँ या ना? होता है ना? हाँ, वो होता है फिलहाल जब तक बिट्टू सर नहीं आए, सप्ताह में 3 दिन, सोमवार बुधवार शनिवार, सोमवार बुधवार शनिवार। जब तक बैच में डेमो चल रहा है तब तक ये डेली टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन टेलीग्राम पे जाएगा, उसका डिस्कशन का लिंक, डिस्कशन के यूट्यूब का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, उसको देखिए। जो लोग नहीं किए हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप कीजिए। सोमवार के टेस्ट का भी क्वेश्चन पीडीएफ डिस्कशन का लिंक भेज दिए हैं, उसको कीजिए। और इसके बाद बुधवार वाला भी भेज दिए हैं, उसको आप कीजिए। कल पूछेंगे बुधवार वाला, कौन बार वाला? बुधवार वाला कल पूछेंगे, तो उसको कल आइएगा आप करके। और डेली क्वेश्चन का पीडीएफ लेकर के आना जरूरी है, हम चेक करेंगे, समझ गए? जब तक डेमो चल रहा है तब तक तो नहीं होगा कुटाई। जिस रोज आप एडमिशन ले लिए उसके बाद से होगा कुटाई शुरू। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़ना है भागिए यहां से, समझ गए? देख रहे हैं विद्यार्थी का कोई कमी है? नहीं ना? देख रहे हैं ना कैसे कैसे विद्यार्थी पढ़ रहा है। उस सेंटर पर पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, समझ गए? यहां पर लोग नीचे में बैठ करके जो है पढ़ रहा है, क्लियर है? खड़ा होकर के बहुत लोग पढ़ रहा है, गैलरी में खड़ा होकर के सीढ़ी पर बैठ करके पढ़ रहा है। पढ़ने वाला का कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। और जो क्लासरूम में बैठते हैं उससे ज्यादा पढ़ने वाला है सीढ़ी पर वाला, उससे ज्यादा पढ़ने वाला है वो क्या कहते हैं नीचे में जो गर्ल्स कॉमन रूम में बैठ के पढ़ रहा है, दूसरे सेंटर पे पढ़ रहा है। तो आप ही भरम में मत रहिए कि क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम बड़का होशियार हैं, समझ गए? तो इससे आगे मिलते हैं कल। कल ये पीडीएफ खत्म, ठीक है? ऐसे टारगेट भी मेरा यही था। क्या आज रात में ना बोले थे सोचेंगे? आज रात में सोचेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़की लोग निकलिए इधर से, लड़का लोग इधर से निकलिए, लड़की लोग इधर से। खुश रहे, खुश रहे। पूछिए ना। है पढ़िए ना एक बार। है क्या डिफरेंस? क्या बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज में? हो जाएगा जी, उतना घबराइए मत महाराज, पढ़िए ना थोड़ा। 50-60% सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर करता है। वैकेंसी आने पर निर्भर करेगा, वैकेंसी कब आता है, ठीक है? मान लिया जाए कल आ गया वैकेंसी तो आप भर पाइएगा? नहीं भर पाइएगा, वो डिपेंड करेगा वैकेंसी आने पर, ठीक है? उधर जाना है साइड होइए तो आप लोग निकलिए। तो नहीं रुकिए ना, इतना हड़बड़ाते का है। लड़का लोग इधर से निकलिए, इधर मुंह क्या देख रहे हैं, निकलिए सब लोग। है निकलिए लड़का सब, उधर से निकलिए, खुश रहिए, निकलिए उधर से, खुश रहिए, खुश रहिए।